नमस्कार। मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था द्वारा संचालित KRT आर्ट्स, BH कॉमर्स एंड AM साइंस अर्थात KTHM कॉलेज नासिक, विभाग हिंदी, कक्षा SY BA, सेमिस्टर प्रथम। प्रश्न पत्र का नाम है आधुनिक हिंदी व्यंग्य साहित्य तथा व्यवहारिक हिंदी। आज हम कहानी साहित्य देखने जा रहे हैं। कहानी का नाम है मुख्यमंत्री का डंडा, जिसे लिखा है डॉक्टर सुदर्शन मजीठिया ने। मैं डॉक्टर जगदीश परदेसी। आइए हम डॉक्टर सुदर्शन द्वारा लिखित कहानी मुख्यमंत्री का डंडा देखते हैं। उससे पूर्व हम लेखक का परिचय लेते हैं। लेखक परिचय इस प्रकार से है। भारत के पश्चिमांचल में रहकर हिंदी साहित्य की साधना में रत डॉक्टर सुदर्शन मजीठिया की लेखनी उपन्यास और व्यंग्य साहित्य के क्षेत्र में अनूठी योगदान के रूप में चली है। इन्होंने जीवन के हल्के फुल्के ढंग से मगर गहराई से देखने वाले श्री मजीठिया का व्यक्तित्व व्यंग्य के क्षेत्र में भी अनूठा माना जाता है। इनके उपन्यास के कलेवर भी इस व्यंग्य सुधा से सिंचित हुए हैं। भाषणों में तो व्यंग्य इस प्रकार सहजता से दिखता है कि उनके लिए श्री मजीठिया को व्यंग्य का खजाना कहा जा सकता है। इंडिकेट, सिंडिकेट, कुछ इधर कुछ उधर की, मुख्यमंत्री का डंडा आदि संग्रहों में हास्य और व्यंग्य का भरपूर भरमार है। हास्य शिष्ट और व्यंग्य मीठा हो तो इसकी ग्राह्यता होती है और प्रहार सार्थक होता है, और श्री सुदर्शन मजीठिया के पास इसकी पकड़ है। जीवन के विविध क्षेत्रों के विषय पर लेखन कार्य इन्होंने किया है, जैसे राजनीतिक नेताओं, समाज के अन्य कर्णधारों, शिक्षाविदों, धार्मिक मठाधीशों के सभी पर इन्होंने व्यंग्य को कसा हुआ है, और एक अनोखा प्रयास जो है उनका रहा है। अपने व्यंग्य साहित्य में वह निडरता से अभिव्यक्त हुए हैं। डॉक्टर मजीठिया आधुनिक पीठिका पर सफल और मार्मिक व्यंग्यकारों की अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान वह रखते हैं। इन्होंने देश, प्रांत, समाज, अपने पराये, वादी, प्रतिवादी, योगी, भोगी, प्रेम में तड़पने वालों, भाषण पर राशन तोड़ने वालों सभी को उपहार दिया है अपने व्यंग्य। इस नश्वर संसार में प्रोफेसर कहलाने वाले डॉक्टर मजीठिया थे माँ मालिनी के बाप से मुलाकात करवाए है, और बीच में मुख्यमंत्री का डंडा पड़ जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? इस प्रकार के इनके व्यंग्य साहित्य को जो है हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण स्थान। आइए इनके द्वारा लिखित कहानी, व्यंग्य कहानी देखते हैं। मुख्यमंत्री का डंडा भाग एक। डंडा चंदन का था, जिसकी मूंछ चांदी की थी, जिस पर सुंदर नक्काशी का कार्य किया हुआ था। उस डंडे की लंबाई 18 इंच तथा वजन 335 ग्राम था। ज्वाला प्रसाद जी जब से पोंगा राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए, तब से उनकी महत्वाकांक्षाएं कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने लगी। ज्वाला प्रसाद जी के सामने सर्वप्रथम जगत चाचा नेहरू व अंतर्राष्ट्रीय कृच्छ घूम गया। ज्वाला प्रसाद जी व्यक्तिगत चिंतन के पश्चात इस परिणाम पर पहुंचे कि यदि इस गरीब तथा पिछड़े भारत की निरक्षर भट्टाचार्य जनता से अंध आदर प्राप्त करना है, तो उन्हें अपने व्यक्तित्व में आमूल परिवर्तन करने होंगे। इसके लिए उन्होंने कुर्ता धोती के बदले अब अचकन और चूड़ीदार पायजामा पहनना शुरू कर दिया। अब वे टोपी पहले से आधी इंच ऊंची पहनने लग गए हैं। इससे उनकी शारीरिक ऊंचाई का संतुलन दिखने वाले की आंखों में बराबर हो जाता। उन्होंने काले रंग की अचकन बनवा तो ली, परंतु उनके भैंसनुमा शरीर पर उस अचकन की शोभा कुछ निराली ही निकली। श्याम वर्ण पर घनश्याम अचकन का मेल कुछ नहीं बैठा।
उनके बम्बई रिटर्न दर्जी के अचकन कुछ इस प्रकार से थी कि वह अचकन ज्वाला प्रसाद जी के शरीर पर तकिए पर गिलास की तरह शोभा पाने लगी। इसमें थोड़ा-सा कसूर ज्वाला प्रसाद जी का भी था। उन्होंने अचकन छिलवाते समय अपने दर्जी को 5 दर्जन इंस्ट्रक्शन देते हुए यह कहा था कि आजकल ज़माना टाइट कपड़ों का है, अतएव चुस्त कपड़ों में चुस्ती बनी रहे, ऐसी अचकन सीना। ज्वाला प्रसाद जी के इनर सर्किल के सदस्यों ने, विशेषकर उनके डायरेक्टर ऑफ द होम डिपार्टमेंट ने इस शेरवानी को देखकर विशेष उत्साह नहीं जताया। हवा निकली हुई साइकिल की तरह अपना सा मुंह लेकर ज्वाला प्रसाद जी ने दूसरे हल्के रंग की अचकन सिलवाई। अपने रंग को लेकर कभी-कभी ज्वाला प्रसाद जी सोचा करते थे, श्याम वर्ण पर कितनी गोपियाँ रिश्ते थी और एक मैं हूँ कि जिसकी ओर कोई आँख उठाकर देखती ही नहीं। रामचंद्र जी की लाइफ का गोल्डन पीरियड तो सीता को छुड़ाने में ही गुजर गया था। उधर कृष्ण भगवान की 16,000 गोपियों में से एक को भी रावण का कोई वंशज या पूर्वज भगा नहीं सका। आजकल टोपी और पायजामे की तैयारी हो जाने पर केवल कसर रह गई थी एक गुलाब के फूल और डंडे की। अचकन में गुलाब का फूल खोस तथा हाथ में डंडा पकड़ जब ज्वाला प्रसाद जी ने अपना प्रतिबिंब दर्पण में देखा तो उन्हें लेश मात्र संदेह न रह गया कि उनका व्यक्तित्व अद्वितीय है। अब सवाल था कि राज्य भर के बच्चे किस प्रकार उन्हें नेहरू की तरह चाचा कहते। उन्होंने सोचा कि इसके लिए बच्चों को प्यार करना होगा और इस प्यार करने के लिए कोई न कोई स्कीम बनानी होगी। बच्चों को प्यार करने की उचित टेक्निक ज्वाला प्रसाद जी ने अपनाई। बच्चों को देने के लिए उन्होंने पिपरमिंट और छोटे-छोटे बिस्कुट अपनी अचकन की जेब में रखने शुरू कर दिए। परंतु पुनः एक समस्या खड़ी हुई। मंत्री जी को हरदम मुंह चलाने की आदत थी, इसलिए न जाने कितने ही पिपरमिंट और बिस्कुट बच्चों के नाम पर उनके ही पेट में चले जाते। ज्वाला प्रसाद जी जहां भी जाते अपना यह डंडा साथ रखते थे। भाषण के दौरान वे डंडा सतत दूसरे हाथ की हथेली पर मारते रहते थे। कई बार मंत्री जी के अपनी हथेली को अनजाने में ही जख्म कर लेते। परिणाम यह होता कि घर पर उनकी हथेली पर पत्नी को तेल की मालिश करनी पड़ती। हाँ, तो वाकया है 2 अक्टूबर का गांधी जयंती के निमित्त जवाहर मैदान में ज्वाला प्रसाद जी का भाषण होने वाला था। जवाहर मैदान का जाना पहचाना सार्वजनिक नाम तो वैसे गधड़िया मैदान था, क्योंकि वहां साल भर गधे घास चरते देखे जाते। इसलिए शहर की जनता जनार्दन ने भारत के इस पवित्र मेले आंचल का नाम गधड़िया मैदान रख दिया था। जब ज्वाला प्रसाद के लेक्चर के लिए कमेटी की ओर से उस मैदान के सदुपयोग कराने का विचार किया गया, तो रातों रात उस मैदान का नाम बदलकर जवाहर मैदान हो गया। सुबह लोगों को यह समझने के लिए अपनी अक्ल का उपयोग करना पड़ा कि जवाहर मैदान और गधड़िया मैदान का क्या अंतर है। बड़ी उम्मीदों से भाषण का आयोजन किया गया, परंतु लेक्चर के पहले ही ज्वाला प्रसाद जी का मूड ऑफ हो गया। उन्हें आशा थी कि उनका लेक्चर अटेंड करने लाखों की संख्या में लोग आएंगे। मैदान में काफी दूर तक भाषण सुने जाने की व्यवस्था की गई थी। मैदान में चारों ओर बांस व रस्सों से पार्टीशन बनाए गए थे। औरतों का अलग इंतजाम किया गया था। मुख्यमंत्री ने पुलिस महकमे को खास हिदायत दी थी कि लोगों की बहू बेटियों को प्रतिष्ठा का खास ख्याल रखा जाए। परंतु यहाँ तो बात उल्टी ही थी। भाषण सुनने के नाम पर केवल चोर उचक्के जैसे ही लोग जमा हुए थे।
आसपास के जितने नंगे व धूल से सने आवारा लड़के थे, वे नाक बहाते हुए फिजूल का शोर करते हुए मैदान में इधर से उधर दौड़ रहे थे। कुछ कुत्ते भी मैदान में रास्ता भूलकर आ गए थे। ये कुत्ते मैदान में ज्वाला प्रसाद जी की उपस्थिति से शायद अनभिज्ञ थे, इसलिए वे टूर्नामेंट में व्यस्त थे। महिला खंड में भी महिलाओं की संख्या अपेक्षित संख्या से कहीं कम थी। जो संख्या थी तो भाषण के दौरान मंत्री जी ने उस ओर देखना भी उचित न समझा। इसके दो कारण थे। एक तो मंत्री जी को हैजा हो जाने का डर था। दूसरा उन्हें यह डर था कि वह उनमें नैतिक स्तर का अभाव पाकर जनता जनार्दन पत्थरबाजी शुरू न कर दे। लोगों की संख्या देखकर पहले तो मुख्यमंत्री जी पीएससी पर गरजे कि इतनी संख्या काम क्यों। फिर उन्होंने पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को डांटते हुए अंग्रेजी में पूछा, कांट यू प्रोड्यूसर मोर पब्लिक फॉर में। हिंदी तथा प्रांतीय भाषा के कुछ स्थानीय समाचार पत्रों ने भाषण का जोर शोर से वर्णन करते हुए समाचार में यह भी छापा कि मुख्यमंत्री ने निदेशक सूचना तथा प्रसार विभाग से पूछा, क्या तुम मेरे लिए अधिक लोग नहीं पैदा कर सकते। यह अखबार अपने अंग्रेजी ज्ञान के लिए वैसे ही प्रसिद्ध है। एक बार एक नेता ने इस शहर में ही अपने भाषण के दौरान देश की समस्त समस्याओं पर प्रकाश डाला, लोगों को गांधी जी के आदर्शों से परिचित कराया। तो अलग भारतीय संस्कृति पर बार बार बोलते हुए उन्होंने कहा, हमारी संस्कृति मूलतः कृषि संस्कृति है। आवर कल्चर इज एग्रीकल्चर। भाषण के पश्चात ज्वाला प्रसाद जी का व्यक्तित्व गर्मा गर्म पकौड़ियों की तरह हो रहा है। उन्हें शीघ्र राजधानी लौट जाने की धुन थी। इस दौड़ धूप में मुख्यमंत्री जी का डंडा कहीं खो गया। किसी डंडा प्रेमी ने मंत्री जी की व्यस्तता का लाभ उठाकर उनके डंडे पर हाथ साफ कर लिया। डंडा गायब देख ज्वाला प्रसाद जी अपने से बाहर हो गए। डंडे की पुण्य स्मृति एक बार मंत्री जी के समक्ष साकार हो। फुर्सत के समय वे डंडे को हाथ में झुलाया करते थे। कभी उसे नाक के पास रखते, उसकी सुगंध का मजा लेते और कभी उससे अपने गालों को सहलाते। आखिर डंडा चंदन का था। इस प्रकार उस डंडे को हाथों में लेते ही चंदनमय हो जाते। इस डंडे की लकड़ी से उन्होंने न जाने कितने भारतीय संस्कृति के प्रेमी विदेशियों को प्रभावित किया था। डंडा क्या था? जादू की छड़ी थी, छड़ी। होते होते यह डंडा मुख्यमंत्री जी के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन गया। भाषण के दौरान ज्वाला प्रसाद जी जब उस डंडे को हवा में हिलाते जाते तो उस समय अपने आप को किसी योद्धा से कम नहीं समझते। डंडे के गम में मुख्यमंत्री जी ने 2 दिनों तक भोजन नहीं किया। यह भाषण भी उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र में दिया था। मुख्यमंत्री बन जाने के पश्चात उनके जीवन में यह पहला मौका था जबकि उनके वोटरों ने उन्हें इस प्रकार धोखा दिया हो। आज चुनाव के पश्चात मुख्यमंत्री जी पहली बार अपने वोटरों को अपने दर्शन दे रहे हैं और एक इनके वोटर न जाने किस माई के लाल से कि उनका डंडा ही गायब कर दिया। गुस्से से मुख्यमंत्री जी उबल पड़े। सारा अमेरिका और यूरोप घूम डाला किंतु किसी ने डंडे को हाथ तक नहीं लगाया। और यह है साला एक हिंदुस्तान जहां पर चोरी बदमाशी लोगों की नस नस में समाई हुई है। इस देश को हिटलर की जरूरत है जो सिवा कोड़ों की बात ही न करे। दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी ने सचिवालय में अत्यंत आवश्यक व गोपनीय मीटिंग बुलाई। मुख्यमंत्री जी को डंडे की नहीं बल्कि लोगों के गिरते हुए स्तर की चिंता थी। इसलिए लोगों का नैतिक स्तर उन्नत करने के लिए यह मीटिंग बुलाई गई थी। डंडे की चोरी लोगों के गिरते हुए नैतिक स्तर की आधार मात्र। मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग में डंडे की खोज के लिए किए गए सरकारी
व गैर सरकारी प्रयासों पर प्रकाश डाला। 2 दिन हो गए थे और डंडे की खोज खबर का कुछ पता नहीं था। कहानी का पहला अंश यहाँ पर समाप्त होता है। कहानी का दूसरा अंश अगली बार जानें।